हेलो क्लास एट्थ। आज अभी अभी सूचना आई है कि आपकी जो बुक है हमारा अतीत, इसमें लेसन नंबर 1 कैसे, कब और कहाँ, ये आपका पेपर में नहीं आएगा। जब मार्च में पेपर होंगे तो ये सिलेबस में नहीं आएगा। और एक जो चैप्टर हम अभी कर रहे थे, आज ही, कल भी किया था, परसों भी किया था, लेसन नंबर 4 आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, ये चैप्टर भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। मार्च 2021 में ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं आएगा। और ये लेसन नंबर 6 था, उपनिवेशवाद और शहर, ये पिछले साल ही हटा दिया गया था। तो अब हम लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, जब जनता बगावत करती है। तो लेसन नंबर 5 पढ़ते हैं, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। पिछले चैप्टरों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों, जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों पर सब तरह के असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है और लोग किस प्रकार उनका विरोध करते हैं। यानी सरकार या जो भी देश के ऊपर शासन कर रहा होता है, उनके द्वारा बनाई गई नीतियाँ या कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती, तो लोग सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। और जब अंग्रेज़ों का शासन था तो कैसे विरोध किया गया था, देखो। अब तो सबसे पहला है नवाबों की छिनती सत्ता। नवाब जो होते थे, उनकी सत्ता, उनका राज छिनता जा रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ अपना कब्जा जमाते आ रहे थे। तो 18वीं शताब्दी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। यानी ये रेजिडेंट कौन थे? अंग्रेज़ों की तरफ से कुछ अधिकारी थे जिनकी जिम्मेवारी अलग थी। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। यानी जो छोटे छोटे सरदार शासक थे, उनकी स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को ख़त्म कर दिया गया था या भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छिनते जा रहे थे। अर्थात जिन क्षेत्रों में जो शासक थे और जो नवाब थे या कोई बड़े स्थानीय शासक थे, उनके अधिकार कम होते जा रहे थे, क्योंकि उनके कब्जे में जो भी गांव था जिससे वे राजस्व इकट्ठा करते थे, वो भी अंग्रेज एक एक करके उनसे छीनते जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनकी पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को सरकार, यानी अंग्रेजी जो नीति है, वो अंग्रेजी अधिकारी उसे राजा मान ले। यानी आप सबको पता है कि महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। उनका जो एक लड़का था वो भी बीमार रहता था, वो भी मर चुका था। तो रानी ने एक पुत्र गोद लिया था और रानी चाहती थी कि अंग्रेज अधिकारी इसी को अगला झांसी का राजा मान लें, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र, पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र, दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। यानी इसने ये रिक्वेस्ट की थी कि इनके पिता की मृत्यु के बाद जो पेंशन फिलहाल इनको मिलती है, वो इनकी मृत्यु के बाद उसे मिलने लग जाए। अपनी श्रेष्ठता और ताकत, सैनिक ताकत के नशे में चूर अंग्रेजी अधिकारियों ने इन रिक्वेस्ट को, निवेदनों को ठुकरा दिया, यानी मना कर दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों कब्जे में जाने लगी। आखिरी रियासतों में से थी, यानी लास्ट में इसको शामिल किया गया था। 1801 में अवध पर सहायक संधि थोप दी गई। ज़बरदस्ती कोई भी कानून जब अपना थोपा जाता है या लाद दिया जाता है तो उसको थोपा जाना कहते हैं। यानी आपसे
वज़न चलता है कई बार 10-15 किलो, और आपसे 35-50 किलो रख दे तो ज़बरदस्ती थोप दिया आपके ऊपर। तो 1856 में अंग्रेज़ों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। किसको? अवध को। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि रियासत का शासन ठीक ढंग से नहीं चलाया जा रहा था, इसलिए शासन को अच्छी तरह चलाने के लिए ब्रिटिश शासन की जो प्रभुत्ता है वो ज़रूरी है, और इसे इसलिए हम इसको अपने यहाँ अपने क्षेत्र में शामिल करते हैं। कंपनी ने मुग़लों के शासन को ख़त्म करने की पूरी योजना बना रखी थी। यानी कंपनी जो चाहती थी कि जो मुसलमान लोग हैं, मुग़लों का जो शासन था चलता आ रहा था, इसको पूरी तरह ख़त्म किया जाए, इसके लिए योजना बनाई गई थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया गया। यानी कंपनी ने कुछ सिक्के जारी किए थे जिन पर मुग़ल बादशाह का नाम होता था, अब वो हटा दिए गए। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकलकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे, अर्थात इसके बाद बहादुर शाह जफ़र के बाद कोई भी मुग़ल बादशाह नहीं बनेगा। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंश के सदस्य को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई वो नीतियाँ थी जिसके कारण विरोध उठना जरूरी था। अब किसान और सिपाहियों के साथ देखते हैं क्या हुआ। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। यानी किसान लोग और जमींदार किस लिए परेशान थे? एक तो लगान बहुत ज़्यादा, फिर वसूली के कठोर तरीके। बहुत सारे लोगों ने महाजनों से कर्जा लिया हुआ, बहुत सारे लोगों ने महाजनों से कर्जा नहीं लौटाया, जो उनसे किसी व्यक्ति से कर्जा ले रखा था और वो नहीं लौटाया। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीन हाथ से निकलती जा रही थी। यानी किसी भी व्यक्ति ने अगर लिया हुआ कर्जा नहीं चुकाया है तो उसके नाम जो भी ज़मीन होती थी वो छीन ली जाती थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी भी वजह थी। यानी जो सिपाही काम करते थे अंग्रेज़ों के साथ, उनकी भी कुछ समस्याएं थी। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। यानी उनको अंग्रेज़ों की बजाय कम वेतन मिलता था, कम अलाउंस मिलता था, और उनके लिए रूल थोड़े अलग थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठोस पहुंचाते थे। आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार करना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र पार करने से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये हिंदू लोगों के लिए था। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो कभी भी ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार जाना पड़ सकता है। तो ये कंडीशन लगा दी 1856 में कंपनी ने। इससे हिंदू लोगों की धर्म और जाति जो है भ्रष्ट होने का उनको भय था, इसलिए विरोध में हो गई। सिपाही गांव के हालात से परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। यानी जो सिपाही थे वो गांव में खेती भी करते थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। अर्थात सिपाही थे, वे किसान भी थे और वे भी इनके खिलाफ हो गए। वे भी गुस्से के कारण अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। तो ये देखते हैं यहाँ पर जो चित्र दिखा रखा है बिल्कुल फर्स्ट पेज पर, ये क्या दिखा रखा है कि इसमें सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हैं। यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के अनेक मैदानों में फैल गया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। नेक्स्ट अगली बार करेंगे।